नमस्कार, गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है। क्या हाल है आप सभी के? आशीष, शिबो, संगीता, कुमार, वास्कले, विवेक, राजू, आकाश, मुकेश, वीर, मालती, साजन, कुमार, कैसे हैं आप लोग सभी? तो जैसा आपको पता है कि कल एसएससी जीडी के जो एप्लीकेशन स्टेटस है वो आ चुके हैं। आपने अपनी एग्जाम की डेट्स देख ली होगी, है ना। एग्जाम जो है वो 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं। तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, फिर 14, 15, 16 की छुट्टी, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23 की छुट्टी, 24 और 25 इसकी लास्ट डेट है। तो 4 फरवरी से शुरू हो रही है परीक्षा, 25 फरवरी इसकी अंतिम डेट है। तो अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास मान के चलिए कि 1 हफ्ता बचा है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके पास 1 महीना है। तो क्या तरीका होना चाहिए इन अंतिम दिनों में, किन बातों का ध्यान रखना, इन सब चीजों पर बात करते हैं। आपको एग्जाम प्रोसेस पता है कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, फिर फिजिकल, स्टैंडर्ड, एफिशिएंसी दोनों टेस्ट होंगे, मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। और अभी आप सब लोग के लिए यूट्यूब पर भी हमारी स्पेशल क्लासेस चल रही हैं। तो आपकी मैथ्स की क्लास है सुबह 10 बजे, रीजनिंग दोपहर 2 बजे, हिंदी शाम को 4 बजे और स्टैटिक जीके 5 बजे। तो 4 शिक्षकों की मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और स्टैटिक जीके की बेहतरीन क्लास चल रही है। इन सबको आप जरूर अटेंड करें, ठीक है। एग्जाम का पैटर्न वैसे आपको बहुत अच्छे से पता होगा, बट फिर भी मेरी जिम्मेदारी एक बार और क्लियर करना। इंग्लिश या हिंदी में से आप कोई भी एक विषय लीजिए, 20 सवाल 40 नंबर आपके पास रहेंगे। मैथ्स के 20 सवाल 40 नंबर, रीजनिंग के 20 सवाल 40 नंबर, जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस के 20 सवाल 40 नंबर। टोटल आपके पास यहां पर 80 प्रश्न रहेंगे, 160 नंबर और 60 मिनट यानी 1 घंटा आपके पास रहना है। और 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग है, यह भी आपको ध्यान रखना है। अब देखो भाई, यहीं से शुरुआत होती है सारी चीजों की। इसके बाद मैं आपको सब्जेक्ट वाइज भी गाइड करने वाला हूं कि सब्जेक्ट के हिसाब से आपको कैसे प्लान आउट करना है चीजों को, है ना। सबसे पहली चीज आप यहां पर यह ध्यान रखें, जिनके पास 1 वीक बचा है और जिनके पास ऑलमोस्ट हम अप्रोक्सीमेटली लेते हैं कि 1 मंथ बचा है, दोनों के लिए अलग अलग चीजें काम करेंगी। तो अगर सबसे पहले बात करते हैं 1 हफ्ते वाले, तो भाई तुम लोग नया पढ़ना छोड़ दो, कुछ भी नया मत पढ़ो। सिर्फ और सिर्फ क्या करो, सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा टेस्ट लगाओ। 1 महीने वालों के लिए मैं थोड़ी देर में बात कर रहा हूं कि इनको क्या करना है। और सभी स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो आप एक चीज ध्यान रखना कि इंग्लिश या हिंदी एक, जिसमें से मैक्सिमम बच्चे हिंदी ही सिलेक्ट करते हैं, मैथ्स है और रीजनिंग है। ये 3 ऐसे विषय हैं जिनको हम स्कोरिंग कहते हैं, मतलब आप इनमें जितने चाहे उतने मार्क्स खींच सकते हो। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, आपने कई बार देखा होगा, हमने बहुत सारे बच्चों के इंटरव्यू भी डाले, बहुत सारे बच्चों के आपके वीडियोस भी डाले, जहां पे उन्होंने बताया कि मैथ्स में पूरे 40 में से 40 नंबर, रीजनिंग में पूरे 40 में से 40, हिंदी में भी 40 में से 40, या किसी के 38, किसी के 37, इतने क्लोज नंबर्स वो लेकर आते हैं। लेकिन जीएस में आपको ऐसे बहुत कम लोग मिलेंगे, क्योंकि जीएस की कोई लिमिट नहीं है। जीएस अनंत है, एक बहुत ही बड़ा गहरा समुद्र है, जितना पढ़े उतना कम है। लेकिन मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश में आप फिर भी वो स्कोर ला सकते हो। इंग्लिश अधिकतर वही चुनते हैं जिनका हिंदी एकदम अलग या कमजोर होता है, अदरवाइज फिर मैक्सिमम बच्चे हिंदी चुनते हैं। आपको यह ध्यान रखना है कि भाई जो भी है वो ये 3 विषय ही सबसे ज्यादा निर्णायक होते हैं सिलेक्शन के लिए, है ना। जीके जीएस का रोल है, लेकिन उसके 20 मार्क्स की लिमिट है। मेन जो रोल आपको यहां पर मिलेगा वो किसका मिलेगा? मेन आपको केवल एक ही सब्जेक्ट का, मतलब एक ही सब्जेक्ट को अगर हम हटा दें तो इन 3 पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। थोड़ा सा जल्दी जल्दी बात करते हैं कि सब्जेक्ट में आपको क्या करना है अंतिम समय में भी। अच्छा, मैं एक चीज और बता दूं कि जिनके एग्जाम में लगभग 1 महीना बचा है, उन्हें क्या करना है, उन्हें अभी सिलेबस पर काम करने की अगर आवश्यकता लगती है तो वो अपने सिलेबस पे काम कर सकते हैं। जो टॉपिक छूट गए, जो सब्जेक्ट में अभी कुछ पढ़ना बाकी है, वो उस पर ज्यादा समय दें, और एक टेस्ट भी अगर वो लगाएं तो भी वो सफिशिएंट रहेगा। लेकिन जिनका अभी अगले हफ्ते ही पेपर है, तो आपको कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा अगर आप 3 टेस्ट भी लगा लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से 3 टेस्ट आपके चलने चाहिए। लेकिन जिनका 1 महीने का समय बचा है, अगर वो एक टेस्ट भी लगाते हैं और बाकी सिलेबस पे समय देते हैं, सो दैट इज ओके, कोई दिक्कत उसमें नहीं है किसी भी प्रकार की, ठीक है।
अब देखो मैथ्स में मेन खेल इसमें कैलकुलेशन का है और अरिथमेटिक का होता है। आपको पता होगा कि जीडी में एडवांस मैथ्स के क्वेश्चंस आते नहीं है। एडवांस कौन सा कि अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये नहीं। बाकी मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, ये सारे चैप्टर्स तो आते हैं, पर जो टिपिकल एडवांस मैथ्स होता है वो इसमें नहीं आता है। तो मेजर स्कोरिंग इसमें अरिथमेटिक है और कैलकुलेशंस है। मैं वैसे जब भी आपको कभी गाइड करता हूं, जब भी कभी स्ट्रेटेजी बताता हूं या कुछ भी बताता हूं, मैं हमेशा एक चीज कहता हूं कि मैथ्स एक समय के बाद आपसे बनने लगेगा, लेकिन एक चीज है जो आपको रोकेगी और वो है कैलकुलेशन। आपने अगर अभी भी सीरियस नहीं लिया है कैलकुलेशन को, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक हफ्ते काम करके देख लो। कैलकुलेशंस में टेबल्स याद करो, पहाड़े जिसको हम कहते हैं कम से कम 30 तक याद होने चाहिए, वर्ग 50 तक और घन 30 तक, स्क्वायर 50 तक, क्यूब 30 तक याद होने ही चाहिए। और आप बहुत ज्यादा नहीं तो 15 मिनट भी कैलकुलेशन को अगर दे दोगे अगले एक हफ्ते तक, आपके कैलकुलेशन में काफी सुधार हो जाएगा। और नहीं तो आप जब एग्जाम दोगे तब आपको कैलकुलेशन की वैल्यू समझ में आएगी कि कैलकुलेशन अच्छा होने के फायदे क्या है। प्रश्न बन जाएंगे, प्रश्न बनने में दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो प्रश्न 1 मिनट में हो रहा है, अगर वो प्रश्न 10 या 20 सेकंड में हो जाए तो क्या बेकार है। और कंपटीशन में आप लोगों को, क्योंकि इतने लाखों बच्चे फॉर्म भरेंगे कि अगर आप भी उन्हीं की तरह टाइम लेकर काम करोगे तो आप और उनमें फिर कोई फर्क नहीं बचा। एग्जाम्स में यही ध्यान रखना होता है कि भाई मुझ में बाकी लोगों से क्या अलग है, मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं उन लाखों से उन 1000 पदों में आ सकूं। और यही चीज आपको अलग बनाती कि अगर एक क्वेश्चन कोई नॉर्मल 1-2 मिनट में कर रहा है तो मैं उसको 10-20 सेकंड में करूं, तब जाके तो आप जो भी 30 लाख 40 लाख लोग फॉर्म भरेंगे उससे आप 30-40 हजार लोगों में आ पाएंगे। तो एक सवाल आप खुद से यह पूछिएगा कि मुझ में ऐसा क्या है कि मैं लाखों से हजारों में आ जाऊं। और जो सब कर रहे हैं, जो सब पढ़ रहे हैं, जो सबसे बन रहा है, और जैसी सबकी स्पीड है अगर वैसी मेरी है, तो फिर मेरा भी वही होगा जो बाकी सबका होगा। हमारे पास अलग क्या है, हमें बाकी लोगों से क्या अलग बनाता है, हमने बाकी लोगों से किन चीजों पे एक्स्ट्रा मेहनत करी है। जिस पर सबने काम किया उस पर आपने काम किया तो आप वही हो जैसे सब हैं। लेकिन जिस पर दूसरों ने काम कम किया, जिसको बाकी लोगों ने ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी, अगर उस पर आपने काम किया तो वो आपको बाकी लोगों से अलग बनाएगी। तो सवाल खुद से हमेशा पूछिए कि आप अलग क्या कर रहे हो, आप में ऐसा क्या डिफरेंट है, वही चीज आपको बाकी लोगों से अलग करेगी। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार समझा रहा हूं, नहीं तो एग्जाम से निकलने के बाद बच्चे यही कहते हैं कि सर पेपर अच्छा था, प्रश्न भी लगभग जो क्लास में पढ़े थे सब वही आए, सर बस समय कम पड़ गया, या सर बस टाइम मैनेजमेंट हमारा गड़बड़ हो गया। ये सबके साथ होता है। फिर आकर पछताओ, आकर कैलकुलेशन अच्छा करने पे काम करो। फिर बात वही है, जब चिड़िया चुग गई खेत तो फिर अब पछताने से क्या होगा, है ना। जो करना है वो एग्जाम के पहले, एग्जाम के बाद तो पछतावा होगा या एग्जाम के बाद खुशी ही होगी। इन दो चीजों के अलावा कुछ नहीं हो सकता, है ना। पर मेहनत करने का, अपनी गलतियों को सुधारने का, जो गलती होने की संभावना है उसको ठीक करने का समय एग्जाम के पहले है। इसलिए इन चीजों पे काम कर लो। अरिथमेटिक में सब बन जाएगा, बस कैलकुलेशन स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। तो हमारा एक सजेशन होता है थोड़ा ज्यादा कर लोगे तो और अच्छा है। और आपको एक और चीज बता देता हूं, 2 चैप्टर्स पे सबसे ज्यादा काम करना है, रेशो और परसेंट, अगर अरिथमेटिक है। क्योंकि अरिथमेटिक की जो नींव है वो इन 2 चैप्टर्स के ऊपर रखी हुई है, रेशो एंड परसेंटेज, अनुपात और प्रतिशत। इन 2 के ऊपर आपका पूरा मैथ्स खड़ा हुआ है, यह बात आप ध्यान रखिएगा, है ना। इन दो को अच्छा कर लोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, प्रॉफिट एंड लॉस और दुनिया भर की चीजें आपकी बढ़िया हो जाएंगी, है ना। इन 2 को आप व्यवस्थित करिए। इसके अलावा डेली एक मॉक टेस्ट लगाना है, लेकिन जिनका एग्जाम करीब है उन्हें 2 से 3 मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है इसमें। एनालिसिस बहुत अच्छे से करना है। मेंसुरेशन के जो टॉपिक ऐसे हैं जिनके फॉर्मूले का रोल होता है, उनके फॉर्मूले अच्छे से पढ़ के जाएं, क्योंकि बस वही भूलना हो जाता है। और क्वेश्चन बहुत मॉडरेट लेवल के होते हैं, और क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि अगर फॉर्मूला याद है तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे, लेकिन फॉर्मूले याद नहीं है, बहुत हाई लेवल या एडवांस लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। और इसीलिए हर सब्जेक्ट के जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो जरूर लगा के जाना भाई।
उससे आपको पैटर्न समझ में आता है, आपको समझ में आता है कि एग्जामिनर आपके साथ किस प्रकार का गेम खेलता है, वो आपको कैसे फंसाता है एग्जाम में, वो आपको पुराने पेपर्स लगाने से समझ में आएगा। और पेपर लगाने तक सीमित नहीं रहना है, हमें उनका एनालिसिस भी बहुत अच्छे से करना है। और मैथ से तो आप समझ लो कि स्कोरिंग है, और आजकल इतना कॉमन देखने में हो गया है, मतलब पहले 40 में से 40 या जितने भी मैथ्स के क्वेश्चंस होते थे 20 या 25, उसमें से पूरे नंबर देखना बहुत बड़ी बात हो जाती थी। इस बार के रिजल्ट में और पिछली बार के रिजल्ट में हमने देखा है कि इतने सारे बच्चों के पूरे नंबर आ रहे हैं, मतलब अब ऐसा लग रहा है कि भाई 40 में से 40 लाना भी अब बड़ी बात नहीं बची है। इतना वास्तव में कंपटीशन बढ़ गया है। तो आप ये मत समझना कि अपना ठीक ठाक है मामला तो बाकियों का भी ऐसे ही होगा। सब आजकल जो है कंपटीशन का स्तर वास्तव में बहुत टफ हो चुका है। तो लापरवाह लोगों के लिए तो अब जगह बची ही नहीं है, तुक्के मारने वालों के लिए तो अब जगह बची ही नहीं है, क्योंकि मेहनत करने वाले लोगों की संख्या ही इतनी ज्यादा हो चुकी है कि उनमें ही बहुत कड़ी टक्कर है। और इसीलिए कट ऑफ आप देखोगे कि 150, 160, 160 के ऊपर तक चला जाता है। इतने नॉर्मलाइजेशन के बाद चेंजेस आ जाते हैं। आप खुद देखना 150 के पार 160 के आसपास के इतने बच्चे मिलेंगे कि मतलब वो लाना भी अब बहुत बड़ी बात नहीं बची है। जो 1-2 साल से ही पढ़ रहा होगा वो आराम से इतने नंबर ले आता है। तो इसका मतलब कि लेवल वास्तव में बड़ा है, कंपटीशन एक एक पॉइंट का है। इस बार हमने कई बच्चों को देखा कि सर बस 0.1 या 0.2 नंबर रह गए, सर 158.7 नंबर आए और 158.9 पर कट ऑफ गया, सिर्फ 0.2 मार्क्स की कमी के कारण। उनका सपना जो है भाई, या तो दो ही चीजें कि जो मिल रहा है वो लो या फिर अगले साल फिर एग्जाम दो। सीआरपीएफ चाहिए था, बीएसएफ मिल गया। बीएसएफ चाहिए था, सीआईएसएफ मिल गया। सीआईएसएफ चाहिए था, असम राइफल्स मिल गया। सिर्फ 0.1, 0.2 के कारण वो पूरे 1-2 साल का जो सपना और जो उम्मीद थी वो सब फिर एकदम से मतलब अरमान टूट जाते हैं। और वहां समझ में आता है कि यार एक नंबर तो मैं बहुत ज्यादा बोल रहा हूं, पॉइंट की वैल्यू आपको समझ में आती है एग्जाम में जाकर। अब उसके बाद कितना ही अपनी गलतियों पे और बाकी चीजों पे काम कर लो, लेकिन समय जा चुका है। इसीलिए मैं समझा रहा हूं कि बहुत संभलने का, बहुत ध्यान रखकर चलने का ये समय है, और प्रैक्टिस का बहुत भयंकर रोल है। और जब भी आप प्रैक्टिस करें तो अपने प्रैक्टिस के माध्यम से टाइम मैनेजमेंट को इंप्रूव करने पर भाई बहुत काम कर लेना। और टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में, कई लोग सोचते हैं एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट देख लेंगे ना सर, अभी क्या करना है। भाई जब भी टेस्ट लगाते हो हर बार टाइम मैनेजमेंट को ध्यान देना है, क्योंकि हर बार टाइम मैनेजमेंट को ध्यान दोगे तब जाके एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट ठीक होगा। तो टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में नहीं करना है, टाइम मैनेजमेंट हर टेस्ट में लगाना है, ताकि आपकी वो आदत में आए और तब जाके आप एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट को बहुत अच्छा करें। ठीक है भाई, तो ये सब पॉइंट्स हैं जो आप पढ़ सकते हो। फिर रीजनिंग है, तो मुझे नहीं लगता है रीजनिंग में कोई दिक्कत आती है। जनरली रीजनिंग तो आजकल हर बच्चा जो है, मतलब थोड़ा भी ठीक ठाक अगर किसी ने पढ़ाई करी है तो वो 40 में 40 ले आता है। फिर भी हमने कुछ टॉपिक्स बताए हैं जिनको आप ध्यान दे सकते हो। कैलकुलेशन लॉजिक्स वाले जो टॉपिक्स हैं उनकी थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, है ना। और 100% नंबर लाने का टारगेट रखो, और आना ही चाहिए। बहुत कॉमन बात हो गई रीजनिंग में पूरे नंबर लाना। फिर इसके बाद पहले हिंदी और इंग्लिश की बात कर लेते हैं। तो इंग्लिश में ये आपके कुछ टॉपिक्स हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। इंग्लिश में वोकैबुलरी का बहुत ज्यादा रोल है, तो वोकैब पर काम करें, डेली रीडिंग की हैबिट बनाएं और प्रैक्टिस। सेम बात हिंदी में है। हिंदी में भी पूरे ये स्कोरिंग है भाई, मैथ्स, रीजनिंग और हिंदी या इंग्लिश आपका स्कोरिंग है। जीके जीएस की तो आपने पिछले वर्ष और सभी वर्ष का आपने देखा ही होगा कि उसकी क्या स्थिति होती है ना। तो पाठ्यक्रम को आपने अब तक समझा होगा, सारी चीजों को पढ़ा होगा। हमने फिर भी यहां पे कुछ टॉपिक डाल दिए हैं जिनको आपको थोड़ा विशेष ध्यान देकर जाना है। हिंदी में जनरली कंफ्यूजन वाली और छोटी छोटी गलतियां लास्ट मोमेंट पे होती है। अगर आपने प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करी है, हर बार मॉक टेस्ट बहुत अच्छे से लगाए हैं, छोटी छोटी चीजों पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया है, तो हिंदी में आपसे गलतियां नहीं होंगी, है ना। एक ही बात ध्यान रखें कि जब भी पेपर लगाओ, यह मानकर लगाओ कि आप रियल एग्जाम में बैठे हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूं कि रियल एग्जाम में बैठने के पहले हर टेस्ट को यह मानकर लगाओ कि आप रियल एग्जाम में बैठे हो, तब जाके मार्क्स इंप्रूव होते हैं। तो हर एग्जाम के लिए पहले रियल एग्जाम के लिए प्रैक्टिस करके जाओ। हर टेस्ट को ऐसे लगाओ, वही 60 मिनट लो, पूरा वही टाइम मैनेजमेंट, वही सारी चीजें फॉलो करो जैसे रियल एग्जाम में बैठे हो, और फिर आप देखिएगा कितना जबरदस्त इंप्रूवमेंट आपके अंदर होगा।
बच्चे टेस्ट को बहुत हल्के में लेते हैं, एनालिसिस को बहुत हल्के में लेते हैं, नहीं बना ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ये गलत चीज है। अगर टेस्ट लगाया, एनालिसिस को सीरियस नहीं करा, आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। आप में से बहुत बच्चे होंगे जिनके मार्क्स नहीं बढ़ रहे होंगे। उसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, उसमें सबसे बड़ा एक कारण होगा कि आप या तो प्रैक्टिस नहीं कर रहे, प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप टेस्ट का एनालिसिस ढंग से नहीं कर रहे, आप टेस्ट लगाने में कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हो, कहीं ना कहीं टेस्ट लगाने की प्रक्रिया में आप गड़बड़ कर रहे हो, इसलिए आपके मार्क्स नहीं बढ़ रहे। उस प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करो और तब जाके 8, 10, 15, 20 टेस्ट लगाने में आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। कई लोग 2-3 टेस्ट लगाने के बाद डिप्रेस हो जाते हैं कि सर कुछ हो ही नहीं रहा, नंबर ठीक ठाक आ ही नहीं रहे। 2-3 टेस्ट से नहीं, 10-20 टेस्ट लगाने तक अपने से उम्मीद मत रखो। 10 से 20 टेस्ट बढ़िया तरीके से लगाओ, अच्छे से एनालिसिस करो, कोई उम्मीद मत करो, और उसके बाद आप देखना, उसके बाद इंप्रूवमेंट काफी ज्यादा होगा। लेकिन 2-4 टेस्ट में अपने आप को ज्यादा नहीं जांचना, अपने आप पर ज्यादा टेंशन नहीं लेना। ठीक है भाई, चलो इसके बाद ये हो गए शब्दावली निर्माण और इनसे जो चीजें हैं, आप इसको रोक के पढ़ लीजिएगा क्योंकि मैं सारी चीजें बताऊंगा तो काफी टाइम लग जाएगा। जीके पे बात कर लेते हैं। इसमें मेरा सजेशन यही रहेगा कि प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस और एमसीक्यूज को ज्यादा से ज्यादा आप लगाओ, बहुत हेल्प करेंगे आपके, है ना। और जीके जीएस में नया पढ़ने का अंत नहीं है, लेकिन जीके जीएस में एक समझदारी बहुत काम आती है और वो है रिविजन। अगर बहुत पढ़ लिया और वो याद नहीं है, उसके बावजूद नया पढ़े जा रहे हो, तो ये एक बेवकूफी की निशानी है। पुराना याद है नहीं, नया पढ़े जा रहे हो, मतलब पुराने का ठिकाना नहीं है और नया उसके अंदर भरे जा रहे हो, तो वो भी जो आज याद हो रहा है वो भूलते जाओगे। अंतिम दिनों में आपको नया पढ़ने से ज्यादा इस बात की चिंता होनी चाहिए कि मैंने जो पढ़ा है उसमें से मुझे कितना रिटेन अभी किया हुआ है, कितना याद है, चलो उसको रिवाइज करते हैं, उसको मजबूत करते हैं। पढ़े हुए को मजबूत करना ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय नए नए को पढ़ने से, क्योंकि नए को एक बार पढ़ोगे, जब तक उसका रिविजन नहीं होगा तब तक वो मजबूत नहीं होगा। तो जो पढ़ चुके हो उसको और ज्यादा रिविजन करोगे, वो फायदा देगा बजाय नए पढ़ने से। ये बात का ध्यान रखिएगा। और लास्ट डेट तक, जैसे 4 तारीख को पेपर है, 3 तारीख को पढ़ाई बंद कर दो, सेंटर पे बिंदास जाओ, एकदम अच्छे से जाओ, रिलैक्स होकर, कोई नया नहीं पढ़ना और समय से पहले वहां पे पहुंचो। लेकिन आखिरी मोमेंट तक पढ़ने से कोई मतलब बेसिकली है नहीं, है ना। और स्टैटिक का बहुत ज्यादा वेटेज है, उसका ध्यान रखो। सब्जेक्ट वाइज मॉक आप प्रैक्टिस कर सकते हो, हर दिन जीके जीएस के मॉक टेस्ट की आप अलग से प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना। और करंट अफेयर्स पिछले कम से कम 10 से 12 महीने का कवर करना पड़ेगा। विनर्स के एप्लीकेशन पर आपको प्रॉपर पीडीएफ मिल जाएगी हर महीने की करंट अफेयर्स की, वार्षिकांक मिल जाएगा जिससे आप पूरे साल भर का करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हो। बहुत शानदार मंथली मैगजीन और ईयरली मैगजीन हमने निशुल्क देकर रखी है, और सबसे खास बात है दोनों मीडियम में, हिंदी मीडियम भी इंग्लिश मीडियम भी, उसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हो विनर्स के एप्लीकेशन से। तो उससे पूरा करंट अफेयर्स रिवाइज हो जाएगा, या आपके पास नोट्स हैं, आप जैसे भी पढ़ रहे हो उससे कवर कर लो। बाकी विनर्स के एप्लीकेशन पर आपको निशुल्क मंथली और ईयरली करंट अफेयर्स की मैगजीन मिल जाएगी। रिवीजन करने के लिए शानदार चीज है, जरूर आपके पास होनी चाहिए, है ना। तो जीके जीएस में मैं पर्सनली रिवीजन को बहुत महत्व देता हूं, तो आप देख लो कि कितना आप है। और इसमें एक चीज और ये होती है ना कि इंस्टेंट याद नहीं आता, लेकिन बार बार पढ़ा हुआ है, बार बार देखते हैं तो चीजें हमें याद आने लगती है। इसलिए जीके जीएस में उस चीज पे फोकस करिए, है ना। अंतिम बातें और बता देता हूं, डेली कम से कम बता रहा हूं मैं, कम से कम 2 मॉक हैं जिनका एग्जाम 4, 5, 6 तारीख को होने वाला है। भाई कम से कम 2 मॉक लगाना। एक चीज और बताऊं, YouTube पे आपको अभी एनालिसिस डायरेक्ट तो कोई करा नहीं पाएगा क्योंकि एसएससी की तरफ से बंद है, लेकिन फिर भी आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कैसे प्रश्न आ रहे हैं। अगर कंक्लूजन ये निकलता है कि भाई जैसा पैटर्न पहले हमेशा रहा है वैसे ही पैटर्न है, तो फिर एनालिसिस मत देखना, है ना। उस चक्कर में बिल्कुल मत फंसना कि इस चैप्टर के ज्यादा टॉपिक आ रहे हैं, क्योंकि आपकी शिफ्ट आने तक पैटर्न बदल जाएगा। पैटर्न रोज बदलता है, आज किसी चैप्टर के ज्यादा प्रश्न आ गए, सेकेंड शिफ्ट में कोई और चैप्टर, कल कोई और, तो कोई मतलब नहीं है। आपको बस एनालिसिस के माध्यम से एक ही चीज कंफर्म करनी है, जो हम बता भी देंगे आपको, कि पैटर्न में कोई बदलाव तो नहीं हुआ, कुछ ऐसी चीज तो नहीं हुई जो आज तक नहीं हुई और इस बार हुई है। अगर जवाब है कि भाई जैसा था वैसा ही है, आपको फिर देखना ही नहीं है कभी भी किसी भी तारीख का, क्योंकि रोज नई नई चीजें, रोज नए नए चैप्टर, सब चीजें रहेंगी, कभी किसी का वेटेज ज्यादा कभी कोई कम, वो हमारे किसी काम का है नहीं, बिकॉज वो हमारे कंट्रोल के बाहर है ना। तो हमें हर चीज के लिए पढ़ना है। शिफ्ट वाइज परीक्षाओं में यही होता है कि कहीं से भी कुछ भी आ सकता है और आपकी शिफ्ट में क्या आ जाए वो आपको नहीं पता। सो बेटर है कि हम हर चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहें। तो एनालिसिस का ज्यादा लोड नहीं लेना।
करंट अफेयर्स का मैं बता चुका हूं, महत्वपूर्ण की पॉइंट्स आपको देखने हैं। जो टॉपिक कमजोर है उनको थोड़ा ज्यादा ध्यान दो। मैंने पहले ही कहा है कि जो बाकी सब कर रहे हैं, बाकी सब मजबूत कर रहे हैं, अगर आपका मजबूत है तो हार सुनिश्चित है। क्योंकि जो सबको आता है वो आपको आता है, तो आप में अलग क्या हुआ? जो सबको आता है वो तो ठीक है, लेकिन जो बाकियों का कमजोर है अगर वो आपका मजबूत है तो आपकी जीत पक्की है। इसलिए ये बात ध्यान रखना, जो कमजोर है उस पर काम करो। स्टैटिक जीके की विनर्स की यूट्यूब पर आपको बहुत वीडियोस मिल जाएंगे, और हमारी एक किताब मेरे पास अभी है नहीं, संजीवनी 2.0 स्टैटिक जीके की एक बेहतरीन किताब है, वो आपके पास होनी चाहिए। ऑनलाइन भी मिल जाएगी, ऑफलाइन भी आप ले सकते हो। तो वो किताब रिवीजन करने के लिए बेहतरीन है। मैथ्स रीजनिंग स्कोरिंग सब्जेक्ट है, मैं बता चुका हूं। हिंदी में भी जो कमजोर टॉपिक है उनको बार बार आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो अगर आप इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे तो आप बहुत अच्छा इन अंतिम दिनों में कर पाएंगे, है ना। बस ये ध्यान रखना है कि जो गलतियां अभी मैंने बताई हो सकती हैं, आपने छोटे छोटे पॉइंटर्स लिख लिए होंगे कि ये ध्यान रखना है, गलती से बचना है, इन सब चीजों का ध्यान रखना है। अदरवाइज आप बहुत अच्छा करेंगे। और एट द लास्ट ये ध्यान रखना है, अपने ऊपर विश्वास करना है ना। जो पढ़ा है, जितना करा है, जितना हो सकता था हमने किया। डू योर बेस्ट, अपना सर्वश्रेष्ठ अब आपको देना है, अपनी तरफ से शानदार एफर्ट्स लगाने हैं, और अपने ऊपर भरोसा करना है कि ठीक है यार, जितना हो सकता था किया, और अब आगे जो दिन बचे उसमें और बेहतरीन करना है, और अपना सर्वश्रेष्ठ देना है। किसी से ना तुलना, कोई क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अपनी तरफ से अच्छा देना है। किसी के स्कोर को देख के घबराना नहीं कि अरे उसके इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे तो इतने ही हैं। कोई अंदाजा नहीं कि एग्जाम के बाद, नॉर्मलाइजेशन के बाद बहुत चेंजेस आ जाते हैं, है ना। तो ज्यादा नंबर है, कम नंबर है, उसके इतने, मेरे इतने, परीक्षा में ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, कुछ नहीं। जो है वो आपने करा, जितना हो सकता था आपने किया। अपने ऊपर भरोसा रखिए, है ना। भरोसा होगा तो थोड़ी पढ़ाई भले कमी कहीं रह गई हो, लेकिन एग्जाम में क्या पता कब बाजी पलट जाए, है ना। तो जिसकी तैयारी बहुत अच्छी हो सकता है भाई, उसके नॉर्मलाइजेशन या उसकी शिफ्ट में कुछ ऐसा धमाका हो जाए कि नॉर्मलाइजेशन के बाद नंबर कम हो जाए, है ना। तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर भरोसा रखिए, अपना सर्वश्रेष्ठ दीजिए। और भगवत गीता का वो वाक्य श्री कृष्ण का याद रखो कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। अपने कर्म में पूरी ताकत लगाओ, अपने कर्म को अच्छा करो, और वही आपको फल उसके अकॉर्डिंग देगा। तो इसलिए बिंदास पेपर दीजिए, सब कुछ बेहतरीन होगा।